नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हमारे अतीत भाग 3। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा की इस श्रृंखला में आज हम चैप्टर 8 महिलाएं जाति एवं सुधार पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सारे ब्रिटिश व्यवस्था से रिलेटेड रहे हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश राज के दौरान पर जो जो चेंजेस हुए थे वो सभी हमने एक एक करके पढ़े हैं। और अब इसी श्रृंखला में हम महिलाएं जाति व सुधार को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं। उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं, यानी को एजुकेशन में पढ़ती हैं। बड़ी होने पर इनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ने जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं, पर उन्हें अधिकार भी मिले हुए हैं और उनके लिए कानूनन व्यवस्थाएं भी की गई हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। अभी हम ये एक देख रहे हैं पिक्चर, ये एक सती हो रही है महिला अपने पति की मृत्यु के साथ उसकी चिता पर, और इस चित्र को बनाया गया है इस समय 1813 के समय पर। बहुत सारे ऐसे सती प्रथा के जो चित्र हैं वो बनाए गए थे, उनमें से ये एक है। अब आगे देखिए, 200 साल पहले हालात बहुत ज़्यादा भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति के साथ, पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। ये सती का जो चित्र बनाया गया है बालथाजर साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है। 1813 में भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत पर देखा जाता है। आगे देखिए, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच में फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, ये आते थे। फिर काश्तकार व बुनकर जैसे, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। फिर देखिए, इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जाति के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने, ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखिए कि ऐसा कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं शताब्दी की शुरुआत शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्यों, मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का जो स्वरूप है वो बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी।
जैसा कि आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, लिहाजा आम लोग अब उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर चर्चाएँ और कभी-कभी महिलाओं के बीच में भी चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएँ आम जनता तक अब पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी हुई होती थीं। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती हैं। राजा राम मोहन राय जो 1772 से 1833 तक इनका जो शासनकाल इनका जो कार्यकाल है ये रहा है 1772 से 1833। इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा की नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। कब बनाया गया है ये देखिए 1772 से 1833 तक ये कार्य करते हैं इस क्षेत्र में समाज सेवा के, और ये ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। अब देखिए राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो हमारे लिए की वर्ड क्या हो जाता है कि राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। ये रैम्ब्रांड पील द्वारा बनाया गया राजा राम मोहन राय का चित्र है जो 1833 में बनाया गया। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपियन भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं पर भी नहीं दी गई है। जैसा कि हमने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे, जिसमें हम जेम्स मिल का सिद्धांत भी देखते हैं। वे राम मोहन राय की विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये किसकी मेहनत का नतीजा था? 1829 में राजा राम मोहन राय की मेहनत का नतीजा था कि सती प्रथा पर नियंत्रण लगा दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी। राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई थी उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करता हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। अब देखिए कुंडों पर झूलने का त्योहार। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई। आगे देखिए, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं तो ये क्या चीज़ दी गई है इसके बारे में पढ़ते हैं। राम मोहन रॉय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक क्या कहते हैं? औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं।
परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। सोचना भी बहुत मुश्किल है कि कैसे ये सब होता होगा। सती विरोधी क्या कहते हैं, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका दिया ही कब? फिर भला ये तुम कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ना ग्रहण कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें अपने से कमतर कैसे कह सकते हो? ये संवाद जो है ये 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। आपने भी आसपास महिलाओं के महत्व क्षमताओं के बारे में तरह-तरह के तर्क सुने होंगे। खैर ये देखिए, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला ही दिया था। यानी कि अब हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव यह मान लिया था और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया गया था। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया। यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया गया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश शल्लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। देखिए अब हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में, यहाँ पर कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। इसी समय बंबई में भी युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। ये दयानंद सरस्वती जी की तस्वीर है। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। अब देखिए अगला जो अभी हमने एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिया, ये उनकी तस्वीर है देखिए। अब है लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है। कलकत्ता में यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल कर ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में ही घर पर ही पढ़ाया जाता रहा था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही घर पर पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी ही महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में ही चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीखा था। अब देखिए 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो पंजाब में कौन खोलता है? आर्य समाज खोलता है। और ज्योतिराव फुले कहाँ पर खोलते हैं? महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाओं
महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं शताब्दी के आखिर से उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। अब ये एक छोटा सा रेफरेंस है। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आम तौर पर माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। अब आगे देखते हैं महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। यह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम के एक किताब प्रकाशित की इन्होंने, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। कहाँ पर की है इन्होंने? ये हम बात कर रहे हैं पंडित रमाबाई के बारे में, जिन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। अब देखिए ये एक पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। ताराबाई शिंदे का है रेफरेंस दिया हुआ है इसमें। क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हों, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बने हों और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आवो भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यही अशुभ होता है। ये स्त्री पुरुष तुलना जो एक ग्रंथ लिखा है ताराबाई शिंदे, ये उसका एक उदाहरण दिया गया है। अब देखिए कि जैसा कि हम देखते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। इन्होंने पत्रिकाएं लिखी, किताबें लिखी, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अब देखिए बाल विवाह के विरुद्ध कानून।
महिला संगठनों के विकास और इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे एक पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल व 18 साल कर दी गई। अब देखिए ये जो चित्र है इसमें 8 साल की दुल्हन है। देखिए यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से भी पहले हो जाती है। अब देखिए जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदि समुदायों और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। कौन लगे हुए थे? ईसाई प्रचारक थे। ये आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लग गए थे। इस प्रकार से बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। अब ये जो धीरे धीरे जो बदलाव हो रहे हैं इससे महिलाओं की और बच्चों की स्थिति में कुछ सुधार तो हो रहा था, लेकिन यहाँ के जो खुद जो लोग थे वो भी इस चेंजेस को, इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और उनके अंदर भी थोड़ी विरोधी भावनाएं अभी भी कायम थी। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। ठीक है। अब देखिए कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वाले, बनाने वाले, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। तो यहाँ यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों और निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। अभी हमने एक जहाज देखा है, ये एक कुली जहाज है 19वीं शताब्दी का। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उनसे तरह तरह के कठोर काम उन्हें करने पड़ते थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। अब देखिए जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ भी हुआ। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी
आंध्र प्रदेश। तो ये कौन सी जाति किस समुदाय के हैं? ये मदिगा समुदाय के लोग हैं जो 19वीं शताब्दी में तत्कालीन आंध्र प्रदेश में रहते थे। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई थी। दलित आंदोलन के नेता बी.आर. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। अब देखिए, कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। कब की बात है? 1829 की। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए आवाज़ उठाई सख्ती से, तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बिठाकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरों को दूषित ना कर सके जहां ऊंची जातियों के लड़कों को पढ़ाया जाता था। अब ये देखिए, एक चित्र है। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर लेकर जा रहे हैं। यानी कि आम की पैदावार हुई है यहाँ पर, और ये जो दुबला समुदाय है गुजरात का, ये बाजार की तरफ जा रहा है। फिर है दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे छोटे काम भी कर दिया करते थे। अब है समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। अब ये किसने की है? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिसने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्व बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। किसने किया है पूर्वी बंगाल में? ये है हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ वाले लोगों ने चंडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। हरिदास ठाकुर ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, और जिसे आप आज केरल कहते हैं। यहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा था। एझावा जाति कहाँ रहती है? केरल में, और इनके गुरु हैं नारायण गुरु। इन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श कायम रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका महत्वपूर्ण कथन था, क्या था? ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु। मानव की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास भी किया। और ये जो एक पिक्चर है, ये किसकी है? श्री नारायण गुरु की दी गई है। अब है गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या है? निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उनका गुलाम बना लिया था। ठीक है। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले का क्या कहना था? ज्योतिराव फुले का कि ऊंची जातियों को उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था।
तब किस योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अति शूद्रों यानी अछूतों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज ने नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फूले द्वारा स्थापित किया गया कौन सा संगठन था? सत्य शोधक समाज नामक संगठन था। अब ये एक रेफरेंस दिया गया है फिर से, मैं यहाँ और तुम वहाँ। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। वो लिखते थे, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा रखी है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देश के महान नौजवान से और अब वे देश के महान देशभक्त बनकर घूम रहे हैं। हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये लोग सलाह देते हैं कि हाँ, अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता भी उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। ये किसने लिखा है? काशतकार की चाबुक। ये एक बुक है ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी हुई, काशतकार की चाबुक। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी। क्या लिखा है इन्होंने? 1873 में गुलामगिरी नाम की एक किताब जो है ज्योतिराव फुले लिखते हैं। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था और जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह से उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता लगता है, फुले ने जाति व्यवस्था की आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था और उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में भी गहरे तौर पर चिंतित थे। कौन? ज्योतिराव फुले। फिर यह है जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा था। अब ये देखिए, हम भी इंसान हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब देखिए, पहले के टाइम में जो जो शूद्र जाति थी उन्हें मंदिरों में भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता था, तो अब देखिए मंदिरों में कौन जा सकता था। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। देखिए, ये इनका अब एक जीवन परिचय आ जाता है अंबेडकर का। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूलों में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज, उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा। सन 1827 में, अच्छा, ये जो एक चित्र हम जो देख रहे हैं ये मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार है। टॉम्स डैनियल द्वारा बनाया गया ये चित्र है 1792 का। ठीक है, मदुरै मंदिर। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जा सकता था। अब देखिए, ये मंदिर है और ये उसका प्रवेश द्वार है। अब आगे देखो, अंबेडकर के बारे में हमने देख लिया कि ये महार जाति में पैदा हुए थे, जाति और भेदभाव इनके साथ हो रहे थे और इनको पानी जो है, स्वर्ण बच्चे जिस नल से पानी पीते थे उस नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था। फिर ये अमेरिका जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए और वहाँ पर इनको स्कॉलरशिप, फेलोशिप मिल जाती है। 1919 में भारत लौटने पर ये समकालीन समाज में उच्च जातीय संरचना पर काफ़ी कुछ लिखते हैं। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन
शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला हो गए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। आगे देखो, गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल कर लिया था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की है। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। अब ये जो चित्र है ईवी रामास्वामी नायकर हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपना आरंभिक जीवन वे सन्यासी थे और उन्हें संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, पर जब उन्हें उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों उन्होंने हताश होकर जो पार्टी छोड़ी, इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं। अब इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया है? स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया है। किसने किया है? पेरियार ने किया है। ठीक है, इनका मानना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर रखा है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए भी सभी धर्मों से अछूतों को खुद ही मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। भगवद गीता, रामायण के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। अब महिलाओं के बारे में पेरियार क्या लिखते हैं? तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार रूप में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। ठीक है, ये पेरियार द्वारा पेरियार चिंता नाइकल से उद्धृत एक संस्मरण है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई और इसमें निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच में कुछ आत्म मंथन और आत्म आलोचना की प्रक्रिया शुरू हो गई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। ठीक है, फिर है सुधारों के लिए संगठित होना। अब हम देख चुके हैं ब्रह्म समाज के बारे में। ये देखिए, ये है केशव चंद्र सेन, ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ठीक है,
अब ये देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला था। ठीक है, ये केशव चंद्र सेन है जो ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। फिर है डोरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डोरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया। उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया इनको। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान भी चलाया था। ये है हेनरी डोरोजियो। ठीक है, फिर है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। इनके बारे में भी हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद जो 1863 से 1902 तक रहे हैं, इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में अमेरिका में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के लिए न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्हें असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए थे। प्रार्थना समाज क्या था? 1867 में बंबई में 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी हुई पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर भी विचार विमर्श किया जाता था। अब है वेद समाज। मद्रास यानी चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। इन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। फिर है अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। अब देखिए सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे
से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ-साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। यह खालसा कॉलेज अमृतसर का चित्र जो 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। अब जब भारत उपमहाद्वीप में शिक्षा और महिलाओं के क्षेत्र में जो सुधार चल रहे थे, इसी तरह से अब देखिए कि अन्यत्र विश्व में क्या चल रहा था। हम ये जान चुके हैं कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच संबंध स्थापित किया। क्या आप यह जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे, तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले आते और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता, जो ज्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पो फटने यानी सूर्योदय होने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक इन्हें सजा देते, कोड़ों से पीटते और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया, अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्रों को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है, वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं, ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। ये है गुलामों की बिक्री हो रही थी दक्षिणी कैरोलिना क्षेत्र में अमेरिका 1856 में। यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है। जल्द ही मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैनल इजी इजी लाइफ के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।